महान समाज सुधारक संत कबीर जी की इस निर्वाण स्थली मगहर खलीलाबाद की धरती को मैं कोट कोट नमन करता हूं। साथ ही साथ इस देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक के रूप में हम सबके सम्मान स्वाभिमान की निरंतर लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों में ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार स्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाड़गे, पेरियार ललित सिंह यादव जी, महामना रामस्वरूप वर्मा जी एवं बिहार के लीन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा जी के इस कारवां को आगे बढ़ाने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव कांशीराम जी को भी मैं कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वय भाई शादाब खान एडवोकेट जी एवं पूर्व मंत्री भवन प्रसाद सागर जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई दिलीप चौधरी जी और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित कोरी जी, सुभाष चंद्री जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश प्रवक्ता महासचिव जो आपके कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं भाई श्री राम मौर्य जी, भाई राजेश कुलबबलू जी, भाई आर के मौर्य जी, भाई गुलाब चंद जी, भाई उदय भान गौतम जी, और इसके साथ ही साथ मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश महासचिव गोरखपुर मंडल के प्रभारी भाई श्रवण कुमार मौर्य जी और बस्ती मंडल के प्रभारी महासचिव पूर्व सहकारी बैंक के चेयरमैन भाई शालिग्राम जी, इसके साथ ही साथ हमारे इस जिले के प्रभारी प्रदेश सचिव भाई राजेश मौर्य जी, जिला अध्यक्ष भाई मंजीत कुमार जी एवं उपाध्यक्ष भाई संतोष कुमार जी, जिला सचिव भाई गुंजन प्रसाद जी, युवा प्रकोष्ठ के भाई आशीर्वाद जी, हरिशंकर जी, हमारे जो अभी तक अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे थे, सेवानिवृत्त होने के बाद लेखक के रूप में सुविख्यात भाई रामखंड जी, संजय सम्राट जी, पिंटू जी, काशी विश्वनाथ जी, संजय मौर्य जी, राम भरत जी, हरकेश जी, संदीप जी, वीरेंद्र जी, योगेश जी, गोविंद जी के साथ साथ भाई रामचंद्र जी, झिंगान प्रसाद जी, पप्पू जी, बंश बहादुर जी, शिवम जी, दीनदयाल जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी उपस्थित सम्मानित भाइयों बहनों नौजवान साथियों,
ये संत कबीर की धरती रही है। इन्हीं बगल में बाबा गोरखनाथ मंदिर का भी सुविख्यात मठ रहा है। इसी गोरखपुर मंदिर के बगल में उसके जिले में विश्व धर्म नायक तथा बुद्ध जी की परिनिर्वाण स्थली रही। ये सामाजिक परिवर्तन के ऐसे अलंबरदार रहे हैं जिन्होंने जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव मूलक विषमतापूर्ण समाज को बदल करके समतामूलक समाज बनाने का प्रयास किया था। ढोंग ढकोसले आडंबर और दिखावे छलावे पर कड़ा प्रहार किया था। उसी की देन है कि इन्हीं महापुरुषों के विचार पर चलते हुए सामाजिक परिवर्तन के हमारे महानायकों ने समय समय पर लंबा संघर्ष कर हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा करने का प्रयास किया। आज हमारा देश आजाद है, भारत संप्रभु राष्ट्र है। हम सभी भारतीय संविधान से संचालित होते हैं और साथियों, भारतीय संविधान के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट किया है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोग जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से मुकर कर संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि अपना जनता पार्टी के तत्वावधान में संविधान सम्मान एवं गंभीर भूमिका यात्रा निकालनी पड़ी है। उस यात्रा के माध्यम से आजाद के बीच में पहुंचा कुल कभी नींद सोने वाली सरकार को जगाने के लिए और प्रदेश और देश की जनता के साथ हो रहे धोखे से आज सबको सावधान करने के लिए आप जानते हैं जब से भाजपा सरकार में आई है देश और प्रदेश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है। सरकारी नौकरियां गायब हो गई। भूले बिसरे कभी कोई भर्ती आई भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी चढ़ गई है। पूरे प्रदेश में और देश में महंगाई आसमान पर है। आम लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। बेतहाशा गरीबी बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। सोचिए जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर अपना जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है, वो देश विश्वगुरु कैसे बन सकता है? विश्वगुरु का दिवा शब्द दिखाने वाले माननीय मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं आज भारत को कंगाल बना रहे हैं।
5 किलो 10 किलो चावल देने की नौबत नहीं आती। नौजवान रोजगार होता, नौजवानों के पास रोजगार होता तो 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लोगों को लाइन नहीं लगानी पड़ती। क्योंकि आज आपने देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाया है, कमजोर किया है, लाचार किया है, मजबूर किया है और आपके बद इंतजामी के चलते लोग आज दाने दाने के मोहताज हैं। और यही नहीं, 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर आकर के ठहर गई है। साथियों, सोचने की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी, योगी जी इस पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी असफलता उजागर हो जाएगी। 3 साल से देश का किसान लाभकारी मूल्य की मांग करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कराने का के लिए धरना दे रहा है। 870 किसान अब तक लगभग मर चुके हैं, फिर भी किसानों के नाम पर आंसू बहाने वाली यह सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य आज तक किसानों की घोषणा नहीं कर पाई। छूटा जानवर किसानों की फसल के चौपट में ले रहे हैं। किसानों को अपने फसलों की ताक बचाने के लिए उनको बाल लगाना पड़ रहा है, तार से घिराना पड़ रहा है। छोटा किसान भी है, उसे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 के तार लगाने पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं पड़ता, कहते हैं हम 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देते हैं। अरे मोदी जी, ये किसान आपके 6,000 रुपए पर लाभ पाता है, छुट्टा जानवरों से किसानों की फसल चलाने से बचा दीजिए। तुम 6,000 रुपया देते हो, अपनी फसल बचाने के लिए चारों तार खिंचवाने के लिए 50,000 रुपया खर्च कर देता है, 40,000, 50,000 रुपया खर्च कर देता है। 6,000 रुपया कहां तुम्हारा खर्च करता है? आज ये सरकार इस देश की आने वाली पीढ़ी को भिखारी बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के 27 सरकार प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं, किसी मीडिया के लोगों ने नहीं लिखा, क्योंकि ये मोदी मीडिया है। ये मोदी मीडिया सच्चाई को कभी नहीं लिख सकती है। 27 हजार योगी की निकम्मी सरकार ने प्राथमिक विद्यालय बंद किए। ऐसी सरकार को चिन्ह भुगताने में डूब मरना चाहिए। लेकिन इनको अपनी असफलता पर पर्दा डालना, इसीलिए इन मुद्दों पर बात नहीं करते। महंगी शिक्षा के माध्यम से आज गरीब गांव मजदूर किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश कर रहे हैं। शिक्षा महंगी हो रही है। गांव का आदमी अपने बेटे बेटी कैसे पढ़ाएगा? गरीब कैसे पढ़ाएगा? किसान कैसे पढ़ाएगा? मजदूर अपने बेटे बेटे कैसे पढ़ाएगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, साथियों, आज एक साजिश हो रही है। खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूरों किसानों के साथ, गांव के साथ, गांव किसान मजदूर के साथ साथ दलित आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के साथ आप धोखा हो रहा है। 27 साल स्कूल बंद हुए, इनके ऐसे लाखों विद्यालय हैं, यानी किसी भी विद्यालय में
इनको एक को अध्यापक से ज्यादा अध्यापक नहीं दिखाई पड़ते। कभी कभी एक अध्यापक दो स्कूल का ताला खोलता है, कभी कभी एक अध्यापक 3 स्कूल का ताला खोलता है। एक अध्यापक 2 स्कूल का ताला खोलेगा, 3 स्कूल का ताला खोलेगा, तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? एक अध्यापक एक शिक्षा मित्र, क्लास है 5, इनके पास काम है 31, पढ़ाई का अलावा 31 काम है जिसके लिए कार्य पूरा करके रोज जमा करना होता है। क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इस बात को नहीं देख रहे हैं? क्या 5 कक्षाएं हैं तो कम से कम हर स्कूल में 5 अध्यापक होना चाहिए। हमने देखा कई स्कूलों में 5 कक्षाओं के बच्चों को एक जगह बैठा के एक अध्यापक पढ़ा रहा है। आखिर बताइए, कक्षा 5 के बच्चे की अकल, 4 के बच्चे का अकल, 3 के बच्चे का अकल, 2 के बच्चे का अकल, 1 के बच्चे का अकल क्या बराबर है क्या? अरे कक्षा 1 के बच्चे को आपको उसको प्रारंभिक जानकारी देनी है, अलग से टीचर होना चाहिए। अब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सभी के बच्चों को एक साथ एक अध्यापक क्या पढ़ाएगा? जान पूछ करके गांव की एजुकेशन को खत्म करने की साजिश की जा रही है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कभी छात्र था। 1980 में मैंने विश्वविद्यालय छोड़ा इलाहाबाद, और उस समय IAS IPS का जब रिजल्ट आता था तो 90% IAS IPS विलेज ओरिएंटेड होते थे लड़के, गांव के लड़के, यानी जो लड़के गांव से चल गए हैं पढ़ने, 90% IAS IPS गांव के लड़के हुआ करते थे। आप लग गया, आज 90% लड़के शहरी परिवेश में पैदा होने वाले बच्चे आ रहे हैं। अब गांव के लड़के अब पायदान के बाहर हो रहे हैं। हम प्राइमरी में थे तो प्राइमरी में 7 अध्यापक 8 अध्यापक होते थे। अब आज क्या है, एक अध्यापक 2-2 3-3 विद्यालय देखता है। अगर किसी विद्यालय में अध्यापक है तो एक और एक शिक्षा मित्र, और वो भी 5 कक्षा के बच्चों को एक अध्यापक कैसे पढ़ाएगा? एक अध्यापक का पूरा समय मिड डे मील और 31 जो काम है उसका कागजी खाना पूर्ति में चला जाता है। आज घंटा धार हो रहा है। इस व्यवस्था पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, महंगाई पर चर्चा ना हो, किसान पर चर्चा ना हो, महंगी शिक्षा पर चर्चा ना हो, अस्पतालों में दवा नदारत है इस पर चर्चा ना हो, आगे नौकरियां नदारत है इस पर चर्चा ना हो, तो सरकार क्या करती है? आपको गुमराह करने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए वो समय समय पर एजेंडा बनाती है। क्या बनाती है? एजेंडा करती है। कभी हिंदू मुस्लिम का वोट, कभी हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलेगी, कभी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा देगी, कभी मस्जिद में मंदिर फोड़ने का एजेंडा देगी, कभी औरंगजेब पर बहस कराने का एजेंडा दे देगी, कभी बाबा पर बहस कराने का एजेंडा देगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर औरंगजेब और बाबर पर चर्चा कराने से बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी क्या? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी क्या? क्या बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी क्या? क्या किसान समस्या हल हो जाएगी क्या? क्या कानून दवा आ जाएगी क्या? नहीं। इसीलिए कि आपका ध्यान असल मुद्दे पर न जाए। नौजवान नौकरी की मांग न कर रहे, देश की जनता महंगाई के खिलाफ आवाज न उठा रही, आने वाली पीढ़ी महंगी शिक्षा के खिलाफ आंदोलन न करे, आम लोग अस्पतालों में गरीबों के लिए निःशुल्क दवा की मांग न करें, भ्रष्टाचारों से बचाए जाने की बात कीजिएगा, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग न करें,
इसलिए आपको पटरी से हटकर बरगड़ाया जाता है और जनता इतनी पागल है कि हिंदू बनने के चक्कर में वो अपने बेटे बेटी की नौकरी की चिंता करना भूल जाती है, महंगाई की चिंता भूल जाती है, शिक्षा की चिंता भूल जाती है, दवा की चिंता भूल जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्या भूल जाती है। इसलिए कहता हूं सावधान रहो। यह केवल आपके आंख में धूल झोंकने का सरकार का साजिश है, जिससे कि असल मुद्दे पर आप सरकार को कटघरे में न खड़ा कर सके, असल मुद्दे पर चर्चा न हो, असल मुद्दे पर बहस न हो। अगर असल मुद्दे पर बहस होगी तो सरकार की असफलता की पोल खुलेगी। अगर 27,000 स्कूल बंद हो गए, इस पर चर्चा होगी तो मुख्यमंत्री की असफलता की कड़ाई खुलेगी। अगर असल मुद्दे पर चर्चा हो कि 870 किसान शहीद होने के बावजूद भी लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दे पाई, क्यों? इस पर चर्चा होगी तो मोदी की कड़ाई खुलेगी। नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर मोदी योगी दोनों की कड़ाई खुलेगी, क्योंकि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के नौजवानों का सबसे बड़ा नंबर 1 का दुश्मन इस देश का प्रधानमंत्री है। जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सरकारी संपदा जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से बनती है, एक एक करके उसको बेचना शुरू कर दिया। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिया, कई दर्जन ट्रेन भी बेच दिया, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दिया। इसके नाम अदानी और अंबानी के नाम। अब जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदों का गला घोट दिया। जिन सरकारी विभागों में कभी नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल सकती थी, उनके सपनों को तार-तार कर दिया। कल्याणकारी सरकार है, निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती है। जब निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती है तो नए रोजगार के सृजन होते हैं, नए रोजगार के दरवाजे खुलते हैं, बड़े पैमाने पर नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं। लेकिन यहां पर उल्टा गंगा बह रही है। यह सरकार देश की सारी संपदा, सरकारी विभाग, राष्ट्रीय संपत्ति, जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां कभी मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, एक एक करके बेच रही है और सब घाटे में होते बेचते। तो एक बार मान लिया, जितने भी बेचे हैं, जितने भी संस्थान बेचे, जितने विभाग बेचे हैं, ये सब लाभ में चल रहे थे। सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन और ट्रेनें और साथ ही साथ LIC, ये सब लाभ होने थे। उसी बावजूद कर दिया अपने चहेते उद्योगपतियों को उपकृत करने के लिए। छात्र मैं कहना चाहता हूं, अगर इस पर चर्चा होगी तो मोदी जी का ये काला चेहरा दिखाई पड़ेगा कि वो मोदी जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है, वो बारी बारी से सबका गला घोट रहा है, महंगाई से आम जनता का गला घोट रहा है, बेरोजगार बना करके नौजवानों के सपनों का गला घोट रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर किसानों को तबाह कर रहा है,
महंगी शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को उच्च शिक्षा से वंचित कर रहा है। प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा को शून्य कर आज गांव गरीब मजदूर किसान को अनपढ़ बनाने का दिशा तय कर रहा है। और साथियों, यही नहीं, ये संविधान के कसम खाने वाले लोग जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इन्होंने तो हद कर दिया। जब से सरकार बनी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म कर दिया। मैं एक उदाहरण देता हूं अभी पिछले हफ्ते का। एक हमारे सोनकर समाचार का बीएचयू का छात्र था, 7 बार लगातार नेट परीक्षा पास किया। पीएचडी परीक्षा में पूरे यूनिवर्सिटी में उसका सेकंड रैंक है, दूसरा रैंक। पीएचडी में एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर लोगों ने कहा, तुम एडमिशन लेने क्या करो, तुमको जूता साफ करना चाहिए। यह है, यही रामराज है, ये रामराज है, ये अभिशाप का राज है। ऐसे लोग जाति के नाम पर अपमान करते हैं। जो 7 बार नेट परीक्षा पास किया हो, पूरे विश्वविद्यालय में पीएचडी परीक्षा में सेकंड रैंक प्राप्त किया हो, उसका एडमिशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो संघर्ष समाज का है। उसी बीचों में इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन में पिछले वर्ष 8 बच्चों को दाखिला होना था। टेस्ट में 8 बच्चे पास भी हुए। उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं था, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स का नहीं था। एक ही 8 बच्चों में एक ही केवल बैकवर्ड समाज का था, प्रजापति समाज का था, जिसका रैंक 5वां था। कुल 8 में उसका रैंक 5वां था। उसके पहले के 4 लोगों का एडमिशन हो गया, उसके बाद के 3 लोगों का एडमिशन हो गया। उसके जिसका 5वां रैंक था, उसके सामने लिख दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल, क्योंकि वो प्रजापति समाज का था। इसलिए 5वें रैंक पर आने के बावजूद भी उसको लिख दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल। अंधा बाटे रेवड़ी अपन का दे आगे हो रहा है। आपको बर्बा देंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आपको मुसलमानों से लेकर के खून खराबा कराने की साजिश करेंगे और खुद सत्ता में बैठकर मनमाने तरीके से आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आपके बेटे बेटियों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। आपके बेटे बेटियों की नौकरी खा रहे हैं। आपके बेटे बेटियों को बेरोजगार बना करके उनको भिखारी बना रहे हैं, लाचार बना रहे हैं, बदहाल बना रहे हैं। आपको सावधान होना पड़ेगा। ये मोदी योगी इस देश को अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो डुबोने काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सब इस देश के। भारतीय संविधान भी कहता है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान और पंथ के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक जाति का नहीं होता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक धर्म का नहीं होता। लेकिन ये संविधान विरोधी लोग संविधान की व्यवस्था के खिलाफ हिंदू मुसलमानों का बरकरार है। और साथियों मैं कहना चाहता हूं, आप तो हिंदू है नहीं, छठे लोग कोई हिंदू नहीं हो। अगर हिंदू होते तो आपके बेटे बेटियों का आरक्षण खत्म नहीं होता। महंगी शिक्षा से आपके बच्चों को पढ़ाई से रोका नहीं जाता। आप तो हिंदू नहीं मानते, आप तो नीच मानते हैं, शूद्र मानते हैं, एससी एसटी ओबीसी के शूद्र मानते हैं। और यही कारण है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है। और बीएचयू का मैंने उदाहरण दिया, जीता जाता आपके सामने मिसाल है।
एक सोनकर का लड़का, एक प्रजापति समाज का लड़का, मेरिट में आने के बावजूद भी उनका दाखिला इसलिए नहीं होता क्योंकि मोदी जी योगी जी की बिरादरी को नहीं। आज सोचने की आवश्यकता है। और साथियों, इसीलिए हमने संविधान सम्मान धुमका यात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार के इन पापों का खुलासा करने के लिए निकला हुआ जो पाप किए हैं, जो देश को लाचार गरीब बनाने का पाप कर रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगार बनाने का पाप कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रहे हैं, किसानों को कमजोर करने का पाप कर रहे हैं। आज इनके इन्हीं पापों का खुलासा करने के लिए मैं निकला हुआ था। भाई इतिहास होता। और मैं कहता हूं आज हिंदुओं को किस बात का खतरा? जब 1100 साल तक इस देश में मुस्लिम शासक रहे, 1100 साल तक इस देश में मुस्लिम शासक रहे हैं, तब तो हिंदुओं को खतरा नहीं था। आज जब हिंदू धर्म के सबसे बड़े नंबरदार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो हिंदुओं को खतरा दिखाई पड़ रहा। 1100 साल मुसलमान शासक में हिंदू सुरक्षित था, लेकिन आज खतरा कब है पर जब हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नंबरदार ठेकेदार धर्माधीश बड़े पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुर्सी पर। इसका मतलब है आप सत्ता करने लायक नहीं हो। अगर आपकी हुकूमत में हिंदू खतरे में है तो आपको तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आपको कुर्सी आज हिंदू पर खतरा नहीं, सही मायने में खतरा इनकी कुर्सियों पर है। अगर सही पोल पट्टी खुल गई तो इनकी कुर्सी पर खतरा हो जाएगा। इसलिए इनकी कुर्सी पर खतरा ना हो तो झूठा हिंदुओं को खतरा दिखाकर आपने भय और दहशत पैदा कर आपका ध्यान असल मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं। सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, आप जानते हो अभी मेरी यात्रा आज ही वासी होते हुए सिद्धार्थनगर में पहुंचेगी। आज ही वहां भी कार्यक्रम है। इसलिए मुलाकात तो बार बार होती रहेगी, लेकिन इसका जरूर है। मैं ठान लिया है, मैं एक दिन भी चैन से नहीं बैठूंगा। मोदी योगी के इन कर्मचारियों का फैसला जरूर करूंगा। हम जानते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। हम जानते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन जिस दिन हर नौजवान स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाएगा, हम इनको सत्ता से दूर करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, आज सही मायने में संविधान खतरे में, क्योंकि संविधान की व्यवस्था पर हमला हो रहा है। सही मायने में इस देश का नौजवान खतरे में है, क्योंकि उस पर नौकरी का संकट आ गया है। सही मायने में देश का किसान खतरे में है, क्योंकि उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इस देश की जनता खतरे में है। जिस देश की 80 करोड़ जनता को 5 करोड़ 10 करोड़ चावल के लाइन लगाना पड़ रहा है। इस देश का वो मरीज खतरे में है जिस गरीब को अस्पतालों में निःशुल्क दवा नहीं मिलती है।
इस देश की भावी पीढ़ी खतरे में है, जिसको प्राथमिक शिक्षा करने के उच्च शिक्षा तक वंचित करने का दुस्साहस किया जा रहा है। इसलिए इन खबरों से हम आपको सावधान करने आए हैं। इन खबरों से आपको सावधान करने आए हैं। और जो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर औरंगजेब और बाबर का फर्क माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लगाए हैं, ये केवल आपको गुमराह करने के सिवाय कुछ नहीं। अब मुख्यमंत्री सलाह देते हैं कि ताजिया छोटा कर, अब ताजिया बड़ा होगा। अब नहीं करता है। और इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। अब नया ऐलान कर रहे हैं, कभी कहते हैं सड़क पर नमाज न पढ़ो, तो क्या ये मुसलमान अकेले की लागू होगा? जब आप मूर्ति विसर्जन के पूरी सड़क जाम कर लेते हो, तो क्या उसमें रोड जाम नहीं होती क्या? जब शिवरात्रि में लोग सड़कों पर निकलते हैं, क्या बोलते हैं? कांवड़। 6 लेन की सड़क, 6 लेन की सड़क पूरी कवर कर लेते हैं, उसमें रोड जाम नहीं होती क्या? हफ्ते में एक दिन नमाज है, कोई सड़क में पड़ता है, वो भी ईद के मौके पर ही ऐसा मौका आता है। अगर साल में कोई एक दिन नमाज सड़क में पड़ता है, तो सड़क जाम होती, इस बात की चिंता है। कांवड़िए हफ्ते में पूरी सड़क कब्जे में कर लेते हैं। आम पूरे देश की जनता को आने जाने में दिक्कत होती है, उसमें आपको रोड जाम की चिंता नहीं होती। मूर्ति विसर्जन के लिए हफ्ते भर लोग नाचते गाते नशे में धुत होकर मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं, पूरे सड़क को घेर लेते हैं, उसमें क्या रोड जाम नहीं होती क्या? इसलिए मुख्यमंत्री सबका है। मुख्यमंत्री जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है, बौद्धों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, जो भी प्रदेश में है सबका उतना ही है। इसलिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सभी धर्म पंथ जाति संप्रदाय के लोगों के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। चरवाहे की तरह इस तरीके से बदजुबानी नहीं करनी चाहिए जिससे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की गरिमा पर लोग उंगली उठाएं। इसीलिए साथियों, संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा जहां इस देश प्रदेश की जनता को सावधान करने के लिए निकली, वहीं पर कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार को जगाने के लिए भी ये हथौड़ा चटकाने के लिए निकली है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सावधान रहें, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के रखें। सभी देश के नागरिक हैं, सबकी देश की आजादी में अपना योगदान रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का हमारा नारा रहा है। इसलिए हम भाईचारे को बनाए रखें। संविधान भी यही हमें निर्देश देता है, हम कोई ऐसा आचरण न करें जो भाईचारे के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, इंसानियत मानवता के खिलाफ हो, सबके सम्मान और स्वाभिमान की बात हो, जिससे कि हम और मजबूती के साथ
इस राष्ट्र को खड़ा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात विराम देता हूँ, विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।